नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लॉर्ड वॉइस और मैं हूँ चेतन। कानून केवल किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, जब तक आम आदमी उसे अपनी ज़िंदगी में सही समय पर इस्तेमाल ना कर पाए। इसलिए हर नागरिक को बुनियादी कानूनी जानकारी होना आज के समय की ज़रूरत बन चुकी है। न्याय सबका अधिकार है, लेकिन सही सलाह के बिना वो सपना अधूरा रह जाता है। हमारा मकसद है हर व्यक्ति तक सही, मुफ्त और समय पर कानूनी सलाह पहुँचाना। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, एडवोकेट नीलमणि जी, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित वकील हैं। इनको वर्षों का अनुभव न केवल कानून की गहराइयों को समझने में, बल्कि आम लोगों को उनके अधिकारों और न्याय के रास्ते से जोड़ने में भी है। ये कई महत्वपूर्ण मामलों में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर चुके हैं और कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। नीलमणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लॉर्ड वॉइस में। सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं व्यूअर्स के जो हमारे क्वेश्चन है वो आपके सामने रखता हूँ। प्लीज। सर, पहला क्वेश्चन गोरखपुर उत्तर प्रदेश से विजय पूछ रहे हैं। मेरे पिता भारतीय डाक विभाग इंडियन पोस्ट में कार्यरत थे। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय मैं नाबालिग था और मेरी उम्र 15 साल थी। मेरी माँ ने उस समय मेरे लिए कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन नहीं किया था, क्योंकि मैं नौकरी के लिए पात्र नहीं था। अब मेरी उम्र 21 साल हो चुकी है। क्या मैं अब कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन कर सकता हूँ? क्या मेरे आवेदन पर विचार विभाग करेगा? सो दिस रिलेट्स टू कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का जो पर्पस होता है वो होता है इमीडिएट रिलीफ दिलाना टू द फैमिली, जो कि अब द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली इज नॉट एनी मोर। सो आफ्टर दैट जो इमीडिएट रिलीफ होता है, उनके डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, उनकी सर्वाइवल ऑफ द फैमिली होता है, उसके लिए इमीडिएट रिलीफ क्या मिल सकता है उनको, इसके लिए द कंपैशनेट अपॉइंटमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। सो अब इनके केस में यह है कि जो लिमिट थी, बिकॉज ही वॉज नॉट एलिजिबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो निकल चुकी है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो जैसे कि हर डिपार्टमेंट के अलग रूल्स होते हैं, रेलवे के अलग, बैंक्स के अलग, कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके अलग। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, उनके रूल्स में किस तरीके से प्रोविजन दिया हुआ है, दैट विल प्ले द रोल। और बहुत तरीके में ये देखा गया है कि रूल्स अलाउ करते हैं आफ्टर द पर्सन member of the family who was minor at that point of time, after he becomes eligible and major, he can apply for it and he can get the relief from the court. और अगर आफ्टर द प्रोसेस वुड बी कि या तो अप्लाई करें वहाँ पर, फॉर्म वॉर्म जो होता है उस फॉर्म में अप्लाई करें, और अगर वो फॉर्म एप्लीकेशन देने के बाद में उनकी एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो एक रिप्रेजेंटेशन दें टू द हायर अथॉरिटी of that department that this application has been given and this is not getting accepted by the concerned authority, और रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी रिजेक्शन आ रहा है, so they can approach the court. In these type of cases, it is central administrative tribunal under the courts who can decide this and give a decision so that they can get the relief from the court also. सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश से रवि पूछ रहे हैं। मेरी शादी 4 साल पहले हो गई थी। पिछले साल मेरी पत्नी बिना किसी झगड़े या विवाद के अचानक अपने मायके चली गई और तब से वापस नहीं आई। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं लौटी। उसने कोई केस भी नहीं किया। क्या इस स्थिति में इसे डेजर्शन यानी कि त्याग मानकर तलाक का केस कर सकता हूँ? देखिए, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, जो हिंदू विवाह अधिनियम है 1995 का, उसमें 13(1)(i)(b) के अंदर ये प्रोविज़न है डेजर्शन का, जो कि त्याग कहा जाता है। तो अगर बिना किसी कारण के आपका जो धर्म पत्नी है वो आपको एक लंबे पीरियड के लिए छोड़ के गई है, और द पीरियड जो दिया गया है उस एक्ट के अंदर वो मिनिमम 2 साल का दिया गया है, तो 2 साल के अंदर अगर वो वापस लौट के नहीं आती है और 2 साल तक आपको छोड़ देती है, तो आप उस स्थिति में कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं फॉर डाइवोर्स, और सेक्शन 13(1)(i)(b) की एप्लीकेशन फाइल करके डेजर्शन के ग्राउंड पे कोर्ट से डाइवोर्स का रिलीफ मांग सकते हैं। सर, जैसे वो छोड़ के गई है बिना किसी वजह के, तो कोर्ट उनसे भी तो क्वेश्चन कर सकता है कि आप क्यों इतने टाइम तक बिना किसी वजह के छोड़ के गए? बिल्कुल, कोर्ट, क्योंकि ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि सिर्फ मर्द समाज की अगर मैं बात करूं, उन पे ज्यादा कल्प्रिट का वो आता है। तो ऐसी स्थिति में कैसे करना चाहिए उनको? तो यही है कि जो रीज़न है वो अपने जवाब में देगी। जब वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे, जो हस्बैंड है वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तो उनको नोटिस जाएगा
कोर्ट से, और ये पूछा जाएगा कि आपने बिना किसी वजह से इनको क्यों छोड़ा, और वो वजह बतानी पड़ेगी। अगर वजह नहीं बताते हैं तो फिर इसका मतलब या तो आप बताइए कि इनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो ये भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, हस्बैंड भी और वाइफ भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अदरवाइज आपके बीच में जो एक मैरिज है एज अ नेम तो है, बट ऑन द ग्राउंड यू आर नॉट लिविंग टुगेदर, आप साथ में नहीं रह रहे। आप साथ में नहीं रह रहे हैं तो मैरिज जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो उसमें आप दूसरी पार्टी को कोर्ट बुलाकर ये पूछेगी कि आप जवाब दीजिए 2 साल से आपने इनके साथ में रहने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्यों नहीं पूरी करी, और अगर नहीं रहना चाहते हैं और अगर डेजर्शन जो हस्बैंड जैसा कह रहे हैं वो प्रूव होता है तो कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट करती है। सर इस मामले में जैसे उनको 2 साल तक काफी सोचने का टाइम मिलेगा, कोई भी झूठा आरोप लगा सकती है इनपे, बिल्कुल। तो उसको भी कोर्ट बंद नजर रखेगा। हाँ बिल्कुल रखेगा। अगर कोई झूठा आरोप है तो इस पे उसके कॉन्डक्ट पे केस जाएगा कि वो जो पति है वो साथ में रहना चाहता है नहीं रहना चाहता है, ये भी एक चीज़ है जो पूछी जाएगी। तो 2 प्रोविजन होते हैं, एक तो होता है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन भी हस्बैंड फाइल कर सकता है कि भाई आप मेरे को बिना किसी वजह के छोड़ के चले गए हो, तो मैं कॉन्जुगल ऑफ रेस्टिट्यूशन राइट्स होता है, तो उसके अंदर आप केस फाइल करेंगे तो कोर्ट उनको बोलेगी आपने बिना किसी वजह से इनको छोड़ के गए हो, तो आप इनके साथ आके एज अ वाइफ पत्नी इनके साथ रहेगी। वो एक अलग रिलीफ है। और जो डाइवोर्स अगर हस्बैंड चाहता है कि क्योंकि इनकी बात ना सुन रही है पत्नी, इन्होंने कोशिश भी करी होगी, फोन भी मिलाया होगा और वो कोई जवाब नहीं दे रही है, तो फिर इसका मतलब है ना वो साथ में रहना चाहती हैं और ये भी आगे जाकर उनसे कुछ रिलेशन रखना नहीं चाहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उस केस में 13(1) IB में डेजर्शन के ग्राउंड पे इन्हें रिलीफ मिल सकता है। कोर्ट। सर अगला सवाल जयपुर से अमन पूछ रहे हैं, मेरी पत्नी से मेरा तलाक हो चुका है और हमारे बीच 6 साल के बेटे की कस्टडी कोर्ट ने मां को दे दी है। अब मुझे पता चला है कि मेरी एक्स वाइफ बच्चे को लेकर कनाडा शिफ्ट होना चाहती है जहां उसका परिवार रहता है। उसने मुझसे कोई चर्चा नहीं की और मुझे डर है कि अगर वो चली गई तो मैं कभी अपने बच्चे को नहीं मिल पाऊंगा। क्या मैं कोर्ट में जाकर इसे रोक सकता हूँ? देखिए, ऐसे केसेस में वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड पैरामाउंट होता है और सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार ये कह चुकी है कि सबसे इम्पोर्टेंट है चाइल्ड का फ्यूचर, जो कि स्टेक पर होता है। एक मैरिज इंस्टीट्यूशन के अंदर जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ दूरियां हैं और बच्चा है, तो बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा मेंटली प्रेशर पड़ता है और उसका जो बचपन होता है वो खो जाता है। तो उस केस में आप देखिए तो उसकी जो वेलफेयर है वो सबसे पैरामाउंट है। तो बच्चों का तो सर्वोत्तम हित है, तो कोर्ट यह देखती है कि क्या विदेश जाने से बच्चे की पढ़ाई, मानसिक विकास और माता पिता के रिश्ते पर कोई असर पड़ेगा। तो कोर्ट उस स्टेज में ये देखेगी कि भाई मेंटली जो बच्चे के मन में चल रहा है, बच्चा किसके पास रहना चाहता है, बच्चे का फ्यूचर किसके पास अच्छा रहेगा और वो आगे जाकर अपनी ग्रोथ किस तरफ ले जाएगा, तो वो सबसे पहले कोर्ट देखेगी। जैसे बच्चे का लगाव किसके प्रति ज़्यादा है, माँ के प्रति या बाप के प्रति? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या विदेश जाने से बच्चे का संपर्क अपने पिता से बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, मतलब ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसे ये भी पता होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स जो हैं, माता और पिता जो हैं, उससे मेरा लगाव कम नहीं होना चाहिए। अगर वो दूर जा रहा है तो उतना ही हक पिता को है उसके बारे में जानने का, उसके साथ वक्त निकालने का। तो कोर्ट ऐसा भी प्रोविज़न निकाल सकती है कि एक टाइम पीरियड बता दे जिसमें पिता उनसे मिल सकता है और उसके साथ विजिट कर सकता है, उसके साथ समय व्यतीत कर सकता है। तो दोनों को अपना चांस मिलेगा अपने बच्चे के साथ टाइम निकालने का और बच्चे को भी मौका मिलेगा अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह जानने का और बड़े होकर उनके साथ में समझने का दुनिया को। तो कोर्ट के अनुमति के बिना बच्चा विदेश तो नहीं जा सकता। इसलिए सर जैसे कोर्ट भी एक आउटसाइडर है, जैसे उसको नहीं पता कि बच्चे का लगाव किसके प्रति ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में कैसे तय करता है कि ये माँ के प्रति ज्यादा है या पिता के प्रति ज्यादा है? तो वो तो कोर्ट्स में तो क्या होता है कि जो जजेस होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं फैमिली मैटर्स को लेकर। सबसे ज़्यादा ये कोर्ट फैमिली मैटर जो है फैमिली कोर्ट में जाते हैं, जिसकी एक स्पेशल कोर्ट है। तो वहाँ पर
जो जजेस होते हैं वो दिन रात ये देखते हैं कि किस तरीके की दोनों की सिचुएशन है, पिता की और माता की, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उनके घर की, और जो एक दूसरे के अगेंस्ट में इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट में इनका जो केस चल रहा है उसके फैक्ट्स जो हैं, तो वो सब बातें को देखते हुए और मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचती है कि इन सब चीज़ों को परख कर मुझे बच्चे का वेलफेयर कैसे सोचना है और उस वेलफेयर को देखते हुए मुझे अच्छा डिसीजन कैसे देना है, कोर्ट ऐसे परखती है। जी सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। दिल्ली से सुमित पूछ रहे हैं, मेरी पत्नी ने मुझ पर मेंटेनेंस का केस किया है, जबकि वो खुद एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है और 30,000 रुपये महीना कमाती है। मैं खुद बेरोजगार हूँ और मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। क्या फिर भी कोर्ट मुझे मेंटेनेंस देने के लिए कह सकती है? क्या पत्नी जो खुद कमाती है वो मेंटेनेंस की हकदार होती है? सुमित जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में जो अभी 24 और 25 है और सीआरपीसी में 125 जिसमें मेंटेनेंस ही करती हैं पत्नियाँ, तो उसमें अक्सर ये देखा गया है कि यही ग्राउंड लिया जाता है कि या तो हस्बैंड कुछ कमा नहीं रहा है, वो बेरोजगार है, और वाइफ कहती है कि मैं भी कुछ नहीं कमा रही और बेरोजगार हूँ। ऐसे केसेस में कोर्ट ये नहीं पता लगा सकती है कि कौन कितना अर्न कर रहा है। तो इसलिए सबसे बेस जो है कोर्ट ये लेके चलती है कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स पे आपको पता लग जाता है आपकी खर्चे कितने थे, आपकी आमदनी कितनी थी। और ये भी कोई ग्राउंड नहीं है कि क्योंकि पत्नी कमा रही है इसलिए उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ऐसी भी जजमेंट्स हैं जिस पे पत्नी भले ही कमा रही हो बट उसका जो रहन सहन था ड्यूरिंग जो मैरिज थी, तब वो एक साथ रह रहे थे, तब उनका रहन सहन कैसा था और वो उनके खर्चे कितने थे, उन सबको देखते हुए, उन सबको जिम्मेदारियों को देखते हुए जो हस्बैंड निभा रहा था जब शादी थी उन दोनों के बीच में, तो वो मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर वो कमा रही है बट उतना नहीं कमा रही है जब वो शादी के वक्त जो उसकी शादी के वक्त जो उसकी लाइफस्टाइल थी वो मेंटेन रख पा रही है नहीं रख पा रही है, उस पर मेंटेनेंस के ऊपर वो दे सकते हैं, कोर्ट उनको रिलीफ दे सकती है। सर जैसे कि जब से अतुल श्रीवास्तव का जो केस हाईलाइट हाँ हुआ जी। था, तब से मेंटेनेंस एक बिजनेस बन गया है। उसके बाद हमने काफी सुर्खियों में सुना, काफी हेडलाइंस में सुना कि मेंटेनेंस का दबाव हो रहा है हस्बैंड्स के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में क्या कोर्ट को भी ब्रॉडर एरिया में सोचना चाहिए कि इसको कैसे हैंडल किया जाए? अभी जो ये केस इतने सारे आ रहे हैं एक साथ। बिल्कुल, एक आज की तारीख में आज से 20-25 इयर्स पहले जो वुमेन्स की एक एज थी और वुमेन्स की एक जो क्राइटेरिया था सोचने का कि वो सिर्फ हाउसवाइफ होती थी उस टाइम में, वो अब बदल चुका है। जी। और जो आमदनी है वो भी बढ़ चुकी है, वुमेन्स भी काम करने लग गई हैं अपने पति के साथ में, कंधे से कंधा मिला के परिवार को आगे बढ़ाती हैं, चलाती हैं। तो इसलिए अब जो सोसाइटी में चेंज आया है उसको देखते हुए आज के तरीके से कोर्ट को फैसला देना बहुत ज़रूरी है। और कोर्ट ये देखेगी कि हस्बैंड कितना कमाता है और पत्नी कितनी कमाती है और दोनों के रहन सहन कैसा है, और उसको देखते हुए एक मध्यम तरीके का जजमेंट निकालेगी कि इस केस में इतना मेंटेनेंस ग्रांट करना चाहिए। सर आजकल तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एज के या मेरे से जो 2-3 साल बड़े हैं, वो तो अब शादी करने से भी डर रहे हैं कि उनको मेंटेनेंस का वो केस ना सामना करना पड़ जाए। हाँ जी, हाँ जी। सर अगला सवाल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से राकेश जी पूछ रहे हैं, हम 3 भाई हैं। मेरे पिताजी ने अपनी पुश्तैनी जमीन मेरे बड़ी भाई को रजिस्ट्री करके दे दी। उन्होंने हमसे ना कोई सलाह ली और ना ही हिस्सा दिया। क्या मैं और मेरा छोटा भाई कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं अगर पुश्तैनी ज़मीन है तो। पुश्तैनी का इसमें वर्ड यूज़ जो उन्होंने किया है, उनको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पुश्तैनी मतलब अपने बाप, दादा, परदादा से चलती हुई आ रही है। तो इस केस में वो ज़मीन एंसेस्ट्रल बन जाती है, जिस पे उनका पैदा होने से ही हक हो जाता है। और अगर ज़मीन सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके फ़ादर की थी, उनकी खरीदी हुई है, उनकी बनाई हुई है, तब तो वो सेल्फ़ एक्वायर्ड बन जाती है उनके फ़ादर की, तब उनका हक नहीं बनता है, तब फ़ादर जैसा चाहें उसको डिस्पोज़ कर सकते उनकी हैं, मर्जी होगी। उनकी मर्ज़ी होगी। तो एंसेस्ट्रल होगी
तो ज़रूर ये दावा कर सकते हैं कोर्ट में, डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर सकते हैं, इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकते हैं अपने भाइयों के अपने फादर के अगेंस्ट में, ये कह के कि ये ज़मीन जो है पुश्तैनी है, हमारे बाप दादाओं की है और इस पे हम जब पैदा हुए थे तब से हमारा हक है और इसलिए वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बेटे को नहीं दे सकते। सर जैसे प्रॉपर्टी लॉज में ऐसा भी होता है कि जैसे ये अगर बड़ा बेटा है तो उसको ज़्यादा ज़मीन मिलेगी, छोटे को उससे कम मिलेगी, ऐसा नहीं, सबका हक बराबर होता बराबर? सर अगला सवाल भेजा है, मेरा नाम गोविंद है, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी गाड़ी का ई चालान स्पीड लिमिट तोड़ने के लिए कट गया। उस समय गाड़ी मेरा हेल्पर चला रहा था और मैं मौजूद नहीं था। अब पुलिस ने कोर्ट डेट डाल दी है, क्या मुझे जरूर कोर्ट जाना होगा जबकि मैं गाड़ी चला भी नहीं रहा था? है। इस सिचुएशन में चालान हुआ है तो रजिस्टर्ड जो ओनर है उस गाड़ी का, उसके अगेंस्ट में ही होगा इशू। और जब अगर उसमें प्रोविज़न आएगा ई चालान के अंदर पेंडिंग एट कोर्ट दिखा रहा है या फिर ई चालान में सिर्फ चालान दे के भरने को कंपाउंडेबल जो आपकी फ़ी है वो पे करके आपको छोड़ने को बोला गया तो आप वो फ़ीस पे कर दीजिए। लेकिन अगर कोर्ट में बुलाया गया है तो आप रजिस्टर्ड ओनर हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आपको वहाँ जाके रिप्रेजेंट होना चाहिए और कोर्ट के सामने अपनी बात पेश करनी चाहिए कि उस वक्त आपके जो हेल्पर है वो चला रहे थे। उसके बाद कोर्ट जो डिसीजन सुनाएगी उस पर आपको उस फैसले को आपको पूरा करना पड़ेगा। सर अगर वो कोर्ट में नहीं जाते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखो जो कोर्ट में हियरिंग होगी, जब हियरिंग होगी तो फिर सबसे पहले जज यही सवाल पूछेगा कि गाड़ी किसके नाम पर है, वो कहाँ है, वो उस वक्त कहाँ थे। तो फिर ये सारे सवाल पे जब कोई कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं करेगा, कोई उनका लॉयर नहीं होगा और वो खुद नहीं होंगे, तो फिर उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जा सकता है और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज उन्हें सहने पड़ेंगे। हो सकता है गाड़ी जब्त भी की जाए। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। सर अगला सवाल नासिक महाराष्ट्र से पूजा पूछ रही हैं, मेरे पति के और एक महिला के बीच व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं जिनमें दोनों के बीच बहुत ही पसंद बातें हैं। क्या मैं इन स्क्रीनशॉट्स को कोर्ट में तलाक के केस में सबूत के तौर पर पेश कर सकती हूँ? बिल्कुल सबूत के तौर पे पेश तो कर सकते हो और उसके लिए आपको चैट्स के साथ में एज अ एविडेंस यूज़ करने के लिए 65B सर्टिफिकेट आता है अंडर एविडेंस एक्ट, वो लगाना ज़रूरी है। वही लगाने पे वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा। सेकंड क्वेश्चन अराइज होगा इस केस में राइट टू प्राइवेसी का, जो कि जो पर्सनल चैट्स होते हैं किसी इंसान के वो प्राइवेट होते हैं। तो उसमें पति के पास ये भी एक ग्राउंड होता है कि ये मेरी प्राइवेसी के अंदर घुस रही है, ये मेरे निजी चैट्स हैं जिसको ये कोर्ट में दिखाना चाह रही है और मेरे ही अगेंस्ट में एज एन एविडेंस यूज़ कर रही है। तो अगर राइट टू प्राइवेसी के ऊपर अभी काफ़ी जजमेंट्स आए भी हैं हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट में भी एक जजमेंट आने वाला है इस केस में, जिसमें मैंने भी काम किया था। तो उसके अंदर वो फैसला जब आएगा तो उसमें ये फाइनल डिसीजन होगा कि जो राइट टू प्राइवेसी ग्राउंड लेता है अगर दोनों में से एक पति या पत्नी, तो एज अ एविडेंस वो जो चैट है वो डाइवोर्स लेने के लिए उनके अगेंस्ट में यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके ऊपर फाइनल डिसीजन तभी बता पाएंगे। सर अगला सवाल ग्वालियर मध्य प्रदेश से अमित पूछते हैं, मेरे दोस्त ने मुझसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे, ये कह कर के 6 महीने में लौटा देगा। अब 1 साल हो गया है और वो बार बार टाल रहा है, ना कॉल उठाता है ना पैसे दे रहा है। मैंने कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं कराया था, बस व्हाट्सएप पर बात हुई थी। अब मैं सोच रहा हूँ क्या मुझे पुलिस में FIR दर्ज करानी चाहिए या सीधा कोर्ट जाना चाहिए? देखिए इनका जो सवाल है उसमें ही 2 क्वेश्चन इन्होंने रेज करे हैं कि या तो FIR कराना चाहिए या कोर्ट जाना चाहिए। तो इसमें 2 विकल्प निकलते हैं कि या ये केस आपराधिक है या फिर ये केस सिर्फ और सिर्फ मनी लोन ट्रांजैक्शन है। अगर मनी लोन ट्रांजैक्शन है तो ये सिविल केस बनेगा और उस केस में आप पहले लीगल नोटिस दे सकते हैं। लीगल नोटिस देकर आप उसको बुला सकते हैं कि आपने मेरे से पैसे लिए हैं पर उसको आप वापस नहीं दे रहे हैं, तो उसके बाद में रिकवरी का सूट फाइल होगा कोर्ट में और तब आप वो पैसे वापस ले सकते हैं कोर्ट के ज़रिए। और दूसरा विकल्प जो है वो ये है FIR का। तो FIR के केस में इन्होंने जो बोला, इनके पास एविडेंस अगर इस तरीके के हैं जो पैसे लेने से पहले ये प्रूव करते हैं
कि उनका इनको चीटिंग करने का इंटेंशन था। तो चीटिंग करने का अगर इंटेंशन था, पैसे लेके भाग जाने का ही इंटेंशन था शुरुआत से, तो वो 420 के अंदर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और उस मामले में एफआईआर जब होगी तो पुलिस उनके खिलाफ केस दर्ज करके एक्शन लेगी। सर जैसे कि इसमें व्हाट्सएप पे बात हुई है ऐसा उन्होंने लिखा है, तो ये व्हाट्सएप पे हुई हुई चैट्स एविडेंस के तौर पर मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी और उसी के अंदर से निकल कर आएगा कि वो इंटेंशन क्या था, उसको धोखा देने का इंटेंशन था या फिर सिर्फ एक पैसे का लेन देन हुआ था उनके बीच में। तो वही डिसाइड करेगा कि ये सिविल केस बनेगा या क्रिमिनल। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला और उनके सवालों के जवाब दिए। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा द लॉ एडवाइस की फैमिली की तरफ से। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो हमें जरूर भेजें info@thelawadvice.com पर, जहां हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे उस सवाल का जवाब। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहे द लॉ एडवाइस।